हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि करंट अफेयर का कंप्लीट पैकेज यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। डिटेल्स के साथ क्विज आपको प्रोवाइड कराई जाती है एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक आई हुई है, आप ई बुक भी यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। अगला बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मेरा आपसे था, बोईता बंदना महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया। जरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोस्तों रसिया की है। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में और सही आंसर किया था। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने इनमारसैट 6 F1 उपग्रह लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में जापान ने लॉन्च किया है इसे, इनमारसैट 6 F1 उपग्रह। ये दोस्तों जापान का है और एक प्रकार से कहे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होती है ना, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लगाई जाती है, फिट की जाती है, या कहें कि स्थापित की जाती है। तो ऐसे ही ये भी है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो ये भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित की गई है। ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एक सोफिस्टिकेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको जापान ने अभी हाल ही में अपने तनेक्सा सीमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया हुआ है। इसके रॉकेट का नाम है H2A204। ओके, तो ये रॉकेट का नाम है जिसने इसे वहाँ पर पहुँचाया हुआ है। पृथ्वी से 22,240 मील की ऊपर स्थित है ये। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है जो ऑर्बिट, उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। वहाँ पर सैटेलाइट लगाने पर स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जैसी जैसी घूमती अपने ऑर्बिट पर, सेम वैसे वैसे ही वो भी घूमती चलेगी। ठीक है, बिल्कुल जियो स्टेशनरी होगी। जियो सिंक्रोनस भी कह सकते हैं हम लोग, पृथ्वी के सिंक्रोनस होगा। ठीक है, तो इसी वजह से उस कम्युनिकेशन वगैरह में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। जैसे भारत में जो GSLV के द्वारा छोड़े जाते हैं ना अमूमन सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी ही होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे कहते हैं हम लोग जक्सा, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे भारत में दोस्तों इसरो है, जैसे अमेरिका में नासा है, ठीक है, स्पेस एजेंसी, जैसे चाइना की CNSA है, वैसे ही है जापान की जक्सा। ये सभी स्पेस एजेंसियां हैं गवर्नमेंटेड। ओके, तो ये टोक्यो में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, और 2003 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेबी ने किसको म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों आरती कृष्णन जी को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में आरती कृष्णन जी को नियुक्त किया है। यहाँ पर आपको दिख रही है इमेज में आरती कृष्णन। ये 24 सदस्यीय पैनल में सदस्य होंगी। ठीक है, 24 सदस्यीय एक कमेटी है, उसमें एक सदस्य ये भी नियुक्त की गई हैं। अब चूंकि ये म्यूचुअल फंड के लिए नियुक्त की गई हैं, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंस हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपको बताया गया था। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली पैसा लगा सकते हो म्यूचुअल डीमैट अकाउंट ओपन करके, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड्स कोई ले लेना है, और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, जो उसके जो ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, वो कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर वो पैसे लगाते हैं। तो आपसे पैसे ले लेंगे कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ महीनों के लिए, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करो, उन पैसों को वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे और अलग अलग तरीक़ों से प्रॉफिट लॉस को अपना मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा शेयर मार्केट से कम रिस्क है, लेकिन रिस्क इसमें भी होता है। ठीक है, तो फिलहाल म्यूचुअल फंड सही है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट जी जो हैं, वो इसकी अध्यक्षता कर रही है इस कमेटी की। इस कमेटी का काम क्या होगा? इस कमेटी का काम ये होगा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या जो म्यूचुअल फंड में जो भी लगाते हैं पैसे वगैरह, उन सब के बारे में, उन सबको जो सच्चाई है वो बताना, स्पष्टीकरण देना, साथ ही साथ उनको अवेयर करना। ठीक है, धोखाधड़ी से भी बचाना। सेबी आया है, सेबी के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में स्थापित हुआ था।
स्थापित तो एक्चुअली में 1988 में ही हो गया था, लेकिन पावर में 1992 में आया था। मुंबई जो है इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। क्लियर है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। लखनऊ में अब ब्रह्मोस मिसाइलें बनेंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है भारत की, ये बनाई जाएंगी। अच्छा, ब्रह्मोस जो है दोस्तों, ये भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, आपको पता होगा भारत की सबसे चौड़ी नदी है, असम में बहा करती है। और रूस की एक नदी है मोस्कवा नदी। इन दोनों के ही नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नदी पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन बना भी है ब्रह्मपुत्र नदी से। तो ये भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। इसके अलावा दोस्तों भारत की सबसे तेज मिसाइल है। भारत ने इसका तीनों टाइप से परीक्षण कर लिया है, यानी कि जल, थल, नभ, तीनों प्रकार के इसके संस्करण को परीक्षण कर लिया है, टेस्टिंग इसकी कर ली है। ठीक है, जल संस्करण का भी, वायु संस्करण का भी अभी हाल फिलहाल में किया गया था। तो जब डीआरडीओ के द्वारा जब निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी ब्रह्मोस मिसाइल की यहाँ पर, तो यहाँ पर 5500 से ज़्यादा नए रोजगार भी बन सकेंगे, अवसर उत्पन्न होंगे। क्लियर है। अगला देखते हैं, CEBR रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? तो अभी हाल ही में CEBR रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार बताया गया है कि भारत जो है 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाने वाला है। भारत फ्रांस को भी पीछे कर देगा और इसके साथ जर्मनी को भी पीछे कर देगा। भारत ने यूके को पीछे कर दिया है। देखिए अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टेबल इन्होंने जारी किया हुआ है CEBR ने। इसने बताया है कि देखिए 2021 में अभी क्या सिचुएशन है और 2021-2036 तक क्या सिचुएशन आ जाएगी। ध्यान से समझिएगा इसको। चाइना अभी सेकंड पर है, अभी यूएस है टॉप पर, इंडिया 7वें पर है, जर्मनी 4थे पर है, जापान 3रे पर है, यूके है 5वें पर। आगे अगले वर्ष क्या हो जाएगा? चाइना सेकंड पर ही रहेगा, इंडिया 6 पर आ जाएगा। ठीक है, 2022 में यूएस जो है ये फर्स्ट पर अभी बना रहेगा, जर्मनी 4थे पर है। 2026 में क्या स्थिति आ जाएगी? 2026 में देखिए इंडिया 5वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, चाइना अभी भी दूसरे पर रहेगा और यूएस अभी भी फर्स्ट पर रहेगा। इसके बाद 2031 में क्या स्थिति आ जाएगी कि भारत जो है ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाने वाला है। इसके अलावा यूएस दूसरे स्थान पर आ जाएगा, यानी पहली पोजीशन इसकी छिन जाएगी। चाइना आ जाएगा टॉप पर, चाइना बन जाएगा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी 2031 में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। 2036 में भी कुछ ऐसे ही सिमिलर पोजीशंस रहेंगी टॉप 3 की। ठीक है, तो ये बहुत ही डिटेल ये टेबल जारी की गई है किसके द्वारा? CEBR के द्वारा, यानी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा। यूके स्थित एक ये संस्था है यूनाइटेड किंगडम की। क्लियर है, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है। अच्छा, ये भी बताया गया है कि विश्व की इकोनॉमी 2022 में पहली बार $100 ट्रिलियन को पार करने वाली है। आगे देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मींदम मंजप्पाई योजना शुरू की? मींदम मंजप्पाई योजना ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टर्लिंग जी, MK स्टर्लिंग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये DMK पार्टी से हैं। तो इन्होंने ये योजना शुरू की है। ये योजना बेसिकली जो प्लास्टिक्स थैले यूज करते हैं, लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, उनको कम करने के लिए या कहें उनका यूजेस को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया है। उसके बजाय कागज़ के थैले या कपड़े के थैले, इनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो प्लास्टिक की थैलियों को बंद किया जाएगा, इसके उपयोग को बंद किया जाएगा। बहुत सारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी कई बार दोस्तों इस पर बैन लगा चुकी है। ठीक है, जो सिंगल यूजेज प्लास्टिक होते हैं इस पर सब पर, लेकिन फॉलो हो नहीं पाता है। बहुत बार ये डिसीजन आया, बहुत बार ये डिसीजन ही रह गया। बहुत बार बैन किया गया प्लास्टिक, लेकिन बार बार शुरू हो जाता है। फिलहाल तमिलनाडु सरकार जो है एक अभियान के माध्यम से इस योजना को बढ़ावा देगी, इस योजना को प्रमोट करेगी, जिससे लोग प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के बैग यूज करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कानपुर मेट्रो रेलवे का उद्घाटन किया? तो कानपुर मेट्रो रेलवे का उद्घाटन किया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी कल की वीडियो जो वीकली करंट अफेयर की आई है उसमें मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत सारे पॉइंट्स आपके रिवीजन करवाए हुए थे। आप लोग देखिए, जो भी वीडियो बनाई जाती है, दी जाती है चैनल पर, उस सबको देखो, सबका फ़ायदा उठाओ, सबसे आपको नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। तो आप लोग ज़रूर देखो सबकी वीडियो।
अभी जो वीकली करंट अफेयर आई उसमें आपको डिटेल में बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया है, पिछले दिनों में क्या क्या उद्घाटन किया, कहाँ कहाँ पर शिलान्यास किया है। ठीक है, चलिए मैं फिलहाल आज की वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको सारी वीडियोस देखनी चाहिए। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एयरपोर्ट से शुरू करते हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में ही है, इसका इन्होंने उद्घाटन किया है, इसका संचालन शुरू हो गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इन्होंने शिलान्यास किया है, दुनिया का चौथा और भारत का और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इन्होंने सुल्तानपुर में उद्घाटन किया। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस वे का इन्होंने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में शिलान्यास रखा है इसका। ठीक है, ये इस पर काम शुरू हुआ है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने अभी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जी ने ही दोस्तों अभी कानपुर मेट्रो रेलवे का उद्घाटन किया हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो कानपुर मेट्रो रेलवे के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये 9 किलोमीटर तक इसका पहला स्टेज अभी चलाया जा रहा है। फर्स्ट स्टेज जो है जिसका उद्घाटन किया गया है 9 किलोमीटर लंबा है, 9 स्टेशन तक ये चलेगा। ये अभी जो है ये पहला स्टेज है, ध्यान दीजिएगा। टोटल जो परियोजना है वो 32 किलोमीटर की है और इसके लिए 11,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अभी फर्स्ट स्टेज के तहत केवल 9 किलोमीटर तक ही चलेगी। ये आईआईटी कानपुर से मोती झील तक की है दूरी। ठीक है, 9 किलोमीटर। इस बार सबसे जो खास बात जो है वो ये है कि जो टिकट्स वगैरह होंगे वो क्यूआर कोड बेसिस होंगे, यानी क्यूआर कोड स्कैन करना है, क्यूआर कोड से ही पेमेंट करना है। ये बहुत ही यूनिक तरीका होगा कोरोना को देखते हुए और आगे आने वाले एडवांस सिस्टम को देखते हुए। ठीक है, बहुत ही हाईटेक तरीके से ये तैयार किया गया है कानपुर मेट्रो। अगला देखते हैं, पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन बनाई गई? तो आलिया भट्ट को दोस्तों पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बनाया गया है। आलिया भट्ट यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, तो इनको पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है। पेटा का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग रट डालिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसमें कभी कभी ई का मतलब पूछ लेता है, कभी कभी ए का मतलब पूछ लेता है। दिया रहेगा कि पेटा में ई का क्या मतलब होता है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन सब बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। तो फिलहाल आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बनाया गया है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र 2021 की ई बुक आ चुकी है दोस्तों। जनवरी से दिसंबर तक का कंप्लीट पैकेज है और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। आप ई बुक लेने के बाद आपको 1% भी ये नहीं लगेगा कि आपने पैसा बर्बाद कर दिया या आपने दूसरे किसी की ई बुक ली होती तो आपको ज़्यादा कंटेंट मिलते या ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा सरल भाषा में मिलते। यहाँ पर जितनी सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन है, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बताया गया है, जिससे जो टिपिकल वर्ड हो उनको इंग्लिश में आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अध्यायवार व्याख्या यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, 100% कवरेज है और कोई भी एग्जाम आप उठा करके देख लो इंडिया का, आपको क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। 90 to 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है आप अगर न्यू ईयर कूपन कोड यूज़ करते हो तो। MZT ऐप पर अवेलेबल है, आप वैसे व्हाट्सएप करके भी प्राप्त कर सकती हो UPI के माध्यम से। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक लिखी? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों संजू वर्मा ने। संजू वर्मा जो हैं ये एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। तो इन्होंने फिलहाल द मोदी गैम्बिट नाम की ये पुस्तक लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दूसरा कार्यकाल है उसके पिछले 2 वर्षों में जो भी उपलब्धियां रही हैं उसको दर्शाया हुआ है इस पुस्तक में। ठीक है, तो संजू वर्मा ने ये पुस्तक लिखी हुई है। अगला, यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो नए अध्यक्ष बनाए गए इशिन चिहाना। कौन? इशिन चिहाना। ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, किसकी जगह पर आए हैं? ये मोटोफुमी सितारा की जगह पर आए हुए हैं, जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए इशिन चिहाना को, ये यामाहा इंडिया के बनेंगे नए अध्यक्ष। ये काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हैं इस कंपनी में, 1991 से ही जुड़े हुए हैं। तो ये जो यामाहा मोटर कंपनी है उसका जो इंडिया का फर्म है उसकी अध्यक्षता संभालेंगे। अगला, आधुनिक दिन के डार्विन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन का निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो ये थे दोस्तों अमेरिका के। ये आधुनिक दिनों के, आधुनिक विश्व के डार्विन के नाम से प्रसिद्ध हैं। कारण ये है कि ये जो कीड़ों वगैरह पर रिसर्च कर रहे हैं,
ठीक है। तो इसमें डार्विनवाद को लेकर के उनको उनकी थ्योरी को और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे वैज्ञानिक पत्र लिखे और बहुत ही फेमस ये साइंटिस्ट थे। इसी वजह से इनको आधुनिक दिनों का डार्विन कहा जाता था। तो इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। नाम था एडवर्ड ओ विल्सन। अच्छा, इन्होंने कीड़ों पर जो अध्ययन किया, पृथ्वी की रक्षा में उनके कार्य जो भी किए, जो भी कंट्रीब्यूशन रहा, इसकी वजह से इनको डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। तो डार्विन का आधुनिक दिन का डार्विन या डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी, दोनों वर्ड याद रखिएगा, दोनों इनके उपनाम हैं। ठीक है। सैकड़ों वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं, 30 से ज़्यादा इन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं। क्लियर। चलिए बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। डिटेल में करंट अफेयर की क्विज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर ही क्विज आपको मिलेगी, तो आप क्विज इसे जरूर सॉल्व किया करें, जिससे आपका रिविजन अच्छे से हो जाया करे। ठीक है। उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, तो आप सॉल्यूशन भी देख लिया करो। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे। आपको बताना है आज प्राइवेट स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन है। इसके अलावा पहला ड्रोन महोत्सव कहां पर मनाया गया भारत का। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। सुबह में 10 बजे अभी पॉलिटी की क्लास आएगी, तो आप पॉलिटी की क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। विपेन सर की क्लास होगी, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, डिटेल्स के साथ पढ़ाते हैं और इतना फ्री कंटेंट, इतना डिटेल के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलने वाला है। ठीक है। इंडियन पॉलिटी आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। आप डेली वीडियो देखने की हैबिट डालो। 10 बजे वीडियो आएगी आज। ठीक है। टेलीग्राम पर आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, अवेयर किया जाएगा और नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रखो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही। वीडियो में मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।